हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, यानी एंशियंट हिस्ट्री का क्लास 1 देखे थे, जिसमें जो है आपको इतिहास और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, और जैसे इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उन तीनों खंडों को हम लोगों ने देखा था। और कल के वीडियो में हम लोग 9 पाषाण काल तक के कंप्लीट नोट्स को कवर किए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स को कवर करेंगे। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा 73वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नोट्स को जरूर से जरूर पढ़ कर जाइएगा। इसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय एवं नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता यह मुख्यतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी और उसके आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस सभ्यता की शुरुआत जो है शुरुआती चरण पाषाण काल के अंतिम समय में शुरू होता है, यानी 9 पाषाण काल के बाद। सभ्यता का नामकरण, ठीक है, यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता यह प्रथम खोजा गया स्थल है, इसी के नाम पर इसका जो है हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी के किनारे यह बसा था, इसलिए इसका सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। ताम्र पाषाणिक सभ्यता, तो तांबा और पत्थर का व्यापक प्रयोग होता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा धातु का प्रयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही है। चलिए आगे देखिए, याद रखने का ट्रिक बताया गया है यहाँ पर। हड़प्पा, 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर सिंधु, 3 नंबर ताम्र पाषाणिक, चौथा है कांस्य युगीन और 5वां है सिंधु सरस्वती। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी और उसके आसपास देखने को मिलती है, और इसका शुरुआती चरण पाषाण काल के अंतिम समय में शुरू होता है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कालक्रम एवं प्रमुख स्थल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। सभ्यता का कालक्रम, रेडियो डेटिंग के आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग हड़प्पा चरण, यानी लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व। इसके प्रमुख स्थल जो हैं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और भारत हैं। अफगानिस्तान मुंडीगाक, बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं, तो मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है और नाल है। और सिंध में आमरी और कोटदीजी है, और भारत में राखीगढ़ी, हरियाणा और बनावली है। ठीक है, प्राग हड़प्पा स्थलों का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। देखिए मुंडी गाफ यहाँ पर है, बाकी बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद और नाल ये सब हैं। सिंध में आमरी और कोटदीजी है, और भारत में राखीगढ़ी और बनावली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ से देख लेते हैं पहले हम लोग प्राग हड़प्पा चरण, जिसको हम लोग लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा चरण, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पा या फिर पुनोन्मुख हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक को मानते हैं। उत्तर हड़प्पा या फिर पंतोन्मुख हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसके प्रमुख स्थल धौलावीरा, राखीगढ़ी और सूरकोटदा हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है आपका परिपक्व हड़प्पा चरण, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। रेडियो डेटिंग के आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। प्राग हड़प्पा चरण लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व के प्रमुख स्थल अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और भारत में स्थित है। उत्तर हड़प्पा या फिर पतोन्मुख हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व के प्रमुख स्थल धौलावीरा,
राखीगढ़ी और सूरकोटदा हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खोजकर्ता एवं विस्तार। तो प्रमुख खोजकर्ता देखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी 1921, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान पंजाब में यह खोजा गया था हड़प्पा को, ठीक है। बाकी देखिए, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज किया था, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये आपका मानचित्र है, देखिए कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था, तो अफगानिस्तान, फिर देखिए आपका उत्तर प्रदेश, ईरान, बलूचिस्तान, ये सभी जो है, यह रेखा सभ्यता के विस्तार को दर्शाती है, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात में जो है हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर विस्तार देखा गया है। तो ये देखिए, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, तो पूछ लिया जाता है ये भी। चलिए आगे यहाँ से पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो यह सभ्यता 3 देशों में फैली है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणी के काल में हुआ और यह भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में विस्तारित है, जैसा कि हमने बताया था। पाकिस्तान में यह पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान इत्यादि प्रांतों में फैली है। अफगानिस्तान में उत्तरी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है हड़प्पा सभ्यता का। इसकी आकृति हमने बताया था त्रिभुजाकार है, ठीक है। पूरब से पश्चिम में विस्तार की बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है और आपका उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 1400 किलोमीटर है, हड़प्पा सभ्यता का बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान में सैंधव सभ्यता का विस्तार। दक्षिणी बलूचिस्तान, सूरकोट, सुतका गेंडोर, सुतकाको, डाबरकोट, बालाकोट इत्यादि में है, ठीक है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोट दीजी इत्यादि ये सब हैं। और पंजाब प्रांत में डेरा इस्माइल रहमान डेरी और आपका गुमला इत्यादि हैं। नेक्स्ट है भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार। तो पंजाब में देखिए आपका रोपड़ है, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल और आपका मिताथल, बालू, ये सभी जगह हैं। लोथल में ये आपका गुजरात में लोथल, सूरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, कुंतासी, ये सभी जो है गुजरात के प्रमुख स्थल है। और जम्मू कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल और महाराष्ट्र में दैमाबाद। महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, यह सभ्यता 3 देशों में फैली है। इसकी आकृति जो थी त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। पूरब से पश्चिम में विस्तार की बात करें तो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 1400 किलोमीटर है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा इस पेज से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के उद्भव के सिद्धांत एवं प्रमुख स्थल। तो सिंधु सभ्यता के उद्भव के सिद्धांत। विदेशी उद्भव सिद्धांत। अधिकतर यूरोपीय और औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस सभ्यता का उद्भव विदेशों, पश्चिमी देशों से माना है। देशी उद्भव सिद्धांत। भारतीय और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के अनुसार यह भारत की मूल सभ्यता है। प्रमुख प्राचीन स्थल और उनके अवशेष। तो नगर, भवन, आवास निर्माण अवशेष मिले हैं। बर्तन, मुहर, मूर्तियां के अवशेष मिले हैं। अन्न, कृषि, अनाज इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। बाट व्यापार से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। स्नानागार, जल प्रबंधन इत्यादि का साक्ष्य मिला है। ठीक है। हड़प्पा, पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। प्रमुख अवशेष: श्रमिक आवास, गृह, अनाज कूटने की चक्की, 18 गोले, चबूतरे, जौ, मटर और एवं गेहूं के साक्ष्य, धोती पहने हुए एक मूर्ति, स्वास्तिक की निशान वाली मुहर, मछुआरे के चित्र वाला पात्र। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। बाकी देखिए कांच से निर्मित बर्तन और आपका क्या हो जाएगा ये वाला, और अन्नागार, ये सभी साक्ष्य यहाँ से हड़प्पा से मिले हैं। वाइट धोती पहना हुआ ये भी मिला है, एक मूर्ति, स्वास्तिक बना हुआ निशान और ईंटें भी मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं।
चलिए यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इतिहासकार इसे सीटाडेल दुर्ग या दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है, जो हड़प्पा से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 640 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार हो गया, बृहद अन्नागार। ठीक है, बाकी देखिए बृहद सभा भवन, ठीक है, पुरोहित आवास इसको बोल सकते हैं, पुरोहित की मूर्ति जैसे ये वाला। ठीक है, नाव चित्रित मुहर, नाव चित्रित मुहर ये वाला। और देखिए सूती कपड़े, सूती कपड़े भी मिले हैं। बाकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये वाली है। ठीक है, बाकी देखिए पशुपति शिव की मूर्ति और एक श्रृंगी पशु की मूर्ति ये वाला। ठीक है, बड़ी संख्या में बाट, तांबे का हेयर पिन, ये सभी आपके मिले हुए हैं। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो। सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सन 1931 में एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यह एक ऐसा स्थल है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख अवशेष की बात कर लेते हैं तो मनका बनाने का कारखाना जो है यहाँ पर मिला हुआ है। आगे देखिए, यहाँ से प्राप्त एक मकान में स्नान घर और शौचालय पक्की ईंटों के बने हुए थे। यहाँ से मिली एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर के निशान मिले हैं, ये वाला। ठीक है, बाकी देखिए इस स्थल से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली है, जैसे लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि। साथ ही स्याही और दवात भी मिले हैं, ये सब। ठीक है, बाकी देखिए एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियां हैं, ये वाला। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग को फिगर भी दिखाया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो तीनों स्थल सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना, उन्नत जल प्रबंधन, कृषि, व्यापार, कला और शिल्प और दैनिक जीवन के उन्नत स्तर को दर्शाते हैं। तीनों स्थलों की खोज की समय रेखा की बात कर ले तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और 1931 में चन्हूदड़ो की खोज हुई थी एमजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। एक भी टॉपिक जो है छूटने वाला नहीं है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो कालीबंगा, पहला है कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान, एक सेकेंड, यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले वर्तमान में हनुमानगढ़ में अवस्थित है। इसे 1953 में अमलानंद घोष ने उत्खनित किया था। यहाँ से पुरातत्वविदों को काली चूड़िया के अवशेष मिले हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। इस स्थल से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पश्चिमी टीला छोटा और पूर्वी टीला बड़ा है। यहाँ से प्राक हड़प्पा काल जुते हुए खेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में आ गया है, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ के कुछ भवन कच्ची ईंटों से निर्मित भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में यह एकमात्र स्थल है जहाँ से लकड़ी की नाली मिली है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ से ऊंट की हड्डियाँ, हाथी के कंधे और आपका कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। तो कालीबंगा के 2 टीले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी टीला जो कि छोटा होता था और पूर्वी टीला जो कि बड़ा होता था, तो अभी हमने बताया था। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख स्थल, प्रमुख साक्ष्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो इसको अलग करके दिया गया है आपके एग्जाम के लिए ताकि आसानी हो। तो काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, जैसे यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से लकड़ी की नाली मिली है, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ऊँट की हड्डियाँ मिले हैं। हाथी के कंधे मिले हैं, ये वाला। और आपका कांसे का दर्पण, ये वाला मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्थल है लोथल। यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है।
इसकी खोज 1957-58 में S.R. राव ने की थी। यह हड़प्पा काल का एकमात्र बंदरगाह शहर था। लोथल से 3 युगल सावधान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मम्मी जैसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अनाज पीसने वाली चक्की भी प्राप्त हुई है। यहाँ से गोरिल्ला जैसी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लोथल हड़प्पा काल का बंदरगाह शहर था। ठीक है, जैसे दिखाया गया है। और लोथल से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य की बात कर लेते हैं तो 3 युगल सावधान जैसे यहाँ पर दिया गया है, मम्मी जैसे साक्ष्य, ठीक है, ये वाला जैसे वो लिपटा नहीं रहता है, आप लोग फिल्म में देखे होंगे। बाकी यहाँ पर अनाज पीसने वाली चक्की ये और गोलीला जैसी मृण मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से ये सब प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोनों स्थलों की खोज की काल रेखा। तो 1953 में कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। और आपका 1957-58 में लोथल की खोज S.R. राव द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तीसरा है धौलावीरा। धौलावीरा, इसका शाब्दिक अर्थ धौला यानी सफ़ेद प्लस वीरा यानी कुआं, सफ़ेद कुआं होता है। इसे 1967 में J.P. जोशी ने खोजा था और यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धौलावीरा से एक स्टेडियम, खेल का मैदान की सीढ़ी नुमा संरचना प्राप्त हुई है। यहाँ की जल संरक्षण प्रणाली सर्वोत्तम एवं आधुनिक थी। नेक्स्ट है बनावली। बनावली की बात कर लेते हैं तो आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हरियाणा के हिसार जिले के पास स्थित है। यह स्थल हड़प्पा के 3 चरणों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड PGW भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, यह दिखाया गया है। साथ ही यहाँ के अधिकांश मकानों में हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से हड्डियों से निर्मित ब्राह्मण रग यानी 3 तीर के अगले हिस्से प्राप्त हुए हैं, यानी तीर जैसे हिस्से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, इसका सारांश दिया गया है। तो धौलावीरा से देखिए क्या क्या मिला है। धौलावीरा से जल संरक्षण प्रणाली एवं स्टेडियम मिला है, इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी से टेराकोटा का पहिया, लकड़ी का ताबूत, ये प्राप्त हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बनावली से PGW, मिट्टी का हल और हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां, कलश सावधान, इंग्लिश बॉन्ड, चिनाई वाले भवन, ये सभी जो है प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। आगे देखिए, अगला है यहाँ पर राखीगढ़ी। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। राखीगढ़ी यह हरियाणा के जिंद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राक एवं विकसित हड़प्पा के पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से टेराकोटा का पहिया, ये वाला, और लकड़ी का ताबूत मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुरकोटदा, ये आपका गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यह गुजरात में कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां, कलश सावधान, ये देखिए, और ये घोड़ा की अस्थियां हैं। और इंग्लिश बॉन्ड, ये आपका हो गया। चिनाई वाले भवन के साक्ष्य मिले हैं। नोट, इस सभ्यता के लोग सामान्यतः लोहे या घोड़े से अपरिचित माने जाते हैं, लेकिन यहाँ से अवशेष जो है मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, आलमगीरपुर, ये आपका कहाँ पर है। तो सबसे पूर्वी स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए, और सबसे आपका कौन सा स्थल, सबसे उत्तरी स्थल जो था मांडा था। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पर एक गड्ढे से रोटी बेलने वाली चौकी प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थानों का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। मानचित्र से भी दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में मांडा है सबसे उत्तरी पूरा स्थल। राखीगढ़ी जिंद हरियाणा में है। बनवाली हिसार हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सबसे पूर्वी स्थल। और धौलावीरा यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सुतका गेंडोर, नौसारे,
नौसारो और आपका कौन सा है तो कुणाल और आपका रंगपुर। ये भी देख लेते हैं। तो सुतका गेंडोर यह बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे में अवस्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, याद रखिएगा। यह भी एक बंदरगाह नगर के तौर पर अवस्थित था। नेक्स्ट है नौसारो। यह पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान में के हिस्से में स्थित है। यहाँ से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी मांग में सिंदूर है। यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिए फिगर। चलिए आगे देखिए। कुणाल यह स्थल हरियाणा के फतेहाबाद के पास सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। ये देखिए गया है फिगर में। यहाँ से टेराकोटा की मुहरें और आपका मनके मोती आदि के साक्ष्य जो है मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंगपुर। यह स्थल गुजरात के काठियावाड़ में भादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से धान की भूसी, चावल के साक्ष्य, कच्ची ईंटी के दुर्ग, मृद भांड, बाट इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कुछ। ये सभी हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रमाणित करते हैं। चारों स्थल विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और हड़प्पा सभ्यता की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए सुतका गेंडोर कहाँ पर है, यहाँ पर है। कुणाल हरियाणा में है। बलूचिस्तान ये आपका दिया गया है। नौसारो यहाँ पर है, रंगपुर यहाँ पर है। ठीक है, ये देख रहे होंगे मैप में। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट से हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे, यानी वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले ये देख लीजिए सिंधु सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। यह इस नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है नगर संरचना, दूसरा है सड़क प्रबंधन, तीसरा है नाली प्रबंधन या फिर जल निकास, और चौथा है ईंट या भवन का निर्माण। यहाँ पर देखिए पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग बोलते हैं और पूर्वी टीला जिसे निचला नगर बोलते हैं दर्शाया गया है फिगर में। तो आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए नगर की संरचना। तो सभ्यता के नगर सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे, जिन्हें पश्चिमी टीला यानी दुर्ग एवं पूर्वी टीला निचला नगर कहते थे। ठीक है, तो आपने अभी देखा। नेक्स्ट है दुर्ग में सामान्यतः प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण होता था, जबकि निचले क्षेत्र में सामान्य आवासीय क्षेत्र रहे होंगे। ठीक है, पश्चिमी टीला दुर्ग ऊंचा भाग प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण यहाँ पर किया जाता था, और पूर्वी टीला निचला नगर जिसमें सामान्य आवासीय क्षेत्र के लोग रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए यह सभ्यता अत्यंत सुसंगठित नगर नियोजन की उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सिंधु सभ्यता का नगर संरचना के अपवाद। सिंधु सभ्यता नगर संरचना के अपवाद की बात कर लेते हैं। तो निचले नगर में सामान्यतः शिल्पकार, श्रमिक, सामान्य नागरिक एवं कारीगर इत्यादि रहते होंगे। ठीक है, सामान्यतः निचले नगर का क्षेत्रफल दुर्ग की तुलना में अधिक होता था। निचले नगर में मकानों की संख्या अधिक है और वे दुर्ग में बने भवनों की तुलना में छोटे भी हैं। अतः अंदाजा लगाया जाता है कि निचले नगर में जनसंख्या दुर्ग की तुलना में अधिक रही होगी। दुर्ग निचले नगर की तुलना में ऊंचाई पर अवस्थित होते थे। सामान्यतः दुर्ग की रक्षा प्राचीर दीवार के द्वारा घेराबंदी की गई थी और निचले नगर खुले रहते थे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ये नगर द्वारा घेराबंदी किया गया है और निचला नगर जो है खुला है। चलिए आगे देखिए कुछ अपवाद। तो कुछ अपवाद की बात कर लेते हैं। कालीबंगा यह नगर सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ पर दुर्ग का विभाजीकरण देखने को मिलता है, अर्थात यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी टीला दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर दिया गया है कालीबंगा वाला। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल एवं सुरकोटदा। ये दोनों नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चन्हूदड़ो इसमें एक भी रक्षा प्राचीर नहीं है। ये आपका लोथल और सुरकोटदा वाला है। देखिए फील्ड की तरह है बिल्कुल, और इसमें कोई नहीं है, यानी कोई भी रक्षा नहीं है, रक्षा करने वाला दीवार। धौलावीरा यह सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर है जिसमें त्रिस्तरीय
विभाजन देखने को मिलता है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी टीलों के अतिरिक्त एक मध्यम नगर भी है। ये सभी अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, धौलावीरा वाला। चलिए आगे देखिए सड़क व्यवस्था। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। संपूर्ण शहर जालनुमा ग्रिड संरचना में सड़कों के कारण विभाजित था। देखिए यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही था। याद रखने का ट्रिक दिया गया है। काली में 2 प्राचीर, लोसूर 1 प्राचीर और चन्हूदड़ो बिना प्राचीर और धौलावीरा 3 प्राचीर वाला था। चलिए आगे देखिए मुख्य बातें। निचला नगर जनसंख्या अधिक क्षेत्रफल अधिक मकान छोटे। दुर्ग ऊंचाई पर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। निचला नगर खुला रहते थे। अपवाद कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, चन्हूदड़ो, धौलावीरा और सड़कों का जालनुमा ग्रिड संरचना में विभाजित शहर थे। धौलावीरा त्रिस्तरीय विभाजन वाला एकमात्र नगर था। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता, सड़क और जल निकासी व्यवस्था। अब इसके बारे में देखिए दिया गया है। सड़कें सामान्यतः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण शहर अक्सर वर्गाकार अथवा आयताकार संरचना में विभाजित होते थे। सामान्यतः सड़कें 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक चौड़ी होती थी, परंतु मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सड़क 9.15 मीटर चौड़ी है। अतः इतिहासकारों ने इसे राजमार्ग का दर्जा दिया है। सड़कें यहाँ पर दिया गया है। सड़कों की संरचना बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे, ठीक है, समकोण पर काट रही थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे शहर वर्गाकार अथवा आयताकार संरचना में विभाजित होते थे। नेक्स्ट देखिए, सड़कों के किनारे कुछ दूरी पर गड्ढे खोदे गए थे। शायद ये कूड़ा एकत्र करने के लिए किया गया था ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजमार्ग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक राजमार्ग 9.15 मीटर चौड़ी है, अतः इसे राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। देखिए ये वाला। चलिए आगे देखिए जल निकासी प्रणाली। तो सैंधवकालीन जल निकासी प्रणाली अत्यधिक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी और काफ़ी गहरी हुआ करती थी। कई जगहों पर इन नालियों को बड़े पत्थरों से ढका हुआ पाया गया है। नालियों में जगह जगह मैन होल बनाए गए थे, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, और जगह जगह मैन होल बनाए गए थे, यानी साफ करने के लिए। नेक्स्ट है भवन निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता के मकानों अथवा घरों के बीच एक आंगन होता था और इस आंगन के किनारे किनारे कमरे बनाए जाते थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये आपका रसोई घर हो गया, स्नानघर हो गया, कुएं हो गए और ये आपका रूम हो गया। ये सब रूम है। बाकी यहाँ पर बीच में जो है एक आंगन हुआ करता था और ये सभी उनके दरवाजे हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक घर में सामान्यतः रसोई घर, स्नान घर, कुएं पाए गए। खास तौर पर कालीबंगा एवं मोहनजोदड़ो में ये पाए गए थे। मकान सामान्यतः 1 अथवा 2 मंजिला देखने को मिलता है। की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये याद रखना है। सड़कें 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो का राजमार्ग 9.15 मीटर चौड़ा है। जल निकास प्रणाली पक्की ईंटों से बनी और गहरी नालियों वाली थी। नालियाँ बड़े पत्थरों से ढकी मिलती है तथा मैन होल बनाए गए थे। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं पाए गए हैं। मकान 1 अथवा 2 मंजिला होते थे, ठीक है, तो याद रखना है इन सभी को। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता, भवन निर्माण, सामाजिक एवं राजनीतिक और आर्थिक जीवन। अब इसके बारे में देखते हैं। तो भवन निर्माण, मकानों की छतें लकड़ियों की बनाई जाती थी, जबकि सीढ़ियाँ ईंटों की बनी थी। सामान्यतः घरों के मुख्य दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की गली की ओर खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है। कुछ प्रमुख शहरों में अन्नागार एवं स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से दुर्ग के भीतर से विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
जबकि अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ईंट निर्माण, मकान, नालियों एवं सड़कों के निर्माण में कच्ची अथवा पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंट चतुर्भुज आकार की थी। इनमें 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात देखने को मिलता है। ये किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग पूछ लिया जाएगा कहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रमुख अन्नागार एवं स्नानागार। तो देखिए, हड़प्पा में अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है और कालीबंगा में मिला है। ठीक है, विशाल स्नानागार हड़प्पा में नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है दुर्ग के भीतर, बाकी यहाँ पर ये दोनों जगहों पर नहीं मिला है। नेक्स्ट है ईंट निर्माण का मुख्य तथ्य। मकान, नालियों एवं सड़कों के निर्माण से कच्ची तथा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसमें चतुर्भुज आकार की ईंटें 4:2:1 के अनुपात में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। संभवतः समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि स्त्रियों की मूर्तियां बहुतायत मात्रा में प्राप्त होती है। उत्खनन के अवशेषों से ऐसा ज्ञात होता है कि हड़प्पाई समाज 4 वर्गों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग और शिल्प वर्ग। ठीक है, श्रमिक वर्ग जिसको बोलते हैं। सामान्यतः लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। समाज आर्थिक रूप से संपन्न था, खास तौर पर विकसित हड़प्पाई काल में। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ये आभूषणों का प्रयोग करते थे, कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे और बर्तनों पर चित्रकारी रंगकारी की जाती थी। लोग मनोरंजन के लिए शतरंज खेलते थे, पशुओं की लड़ाइयाँ करवाते थे और नृत्य एवं शिकार आदि भी किया करते थे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है पशुओं की लड़ाई करवाते थे, नृत्य शिकार करते थे और आपका मनोरंजन के लिए आपका क्या क्या करते थे, तो शिकार करते थे, नाचते थे, ये सब करते थे। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। सैंधव सभ्यता की लिखित साक्ष्यों को अभी तक ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं जा सका और प्राप्त पुरावशेषों से कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते जिनके आधार पर प्रशासनिक अथवा राजनीतिक संगठन के मामले में कोई विशेष निष्कर्ष निकाला जा सके। परंतु हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कई विशाल इमारतें प्रशासनिक भवनों की ओर संकेत करती है। अतः यह सुव्यवस्थित प्रशासन बिना किसी राजनीतिक आधार के संभव दिखाई नहीं देती। इसके अलावा 600 वर्षों तक यह सभ्यता निरंतर विद्यमान रही, जो बिना किसी सुदृढ़ राजनीतिक इकाई के संभव नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते हैं। चूँकि यह नगरीय और अस्थायी बसावट वाली सभ्यता थी, अतः यहाँ कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ देखने को मिलती है, जैसे कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार जैसी गतिविधियाँ मिलती है। गति यहाँ पर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस सभ्यता का प्राथमिक व्यवसाय कृषि था एवं द्वितीयक व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन। इस सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे जौ और गेहूँ इनकी प्राथमिक फसलें थी, जबकि अन्य फसलों में मटर, तिल, बाजरा, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी। ठीक है, यहाँ पर फिगर भी देख लीजिए कैसा कैसा होता है। नेक्स्ट है कृषि कार्य में सामान्यतः सिंचाई के लिए ये प्रकृति यानी वर्षा पर आधारित रहे होंगे, परंतु अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान के सोर्तुगई में नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खेती करने के लिए हल इत्यादि के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है पशुपालतू। ठीक है, पशुओं में सर्वाधिक प्रचलित पशु कुबड़ वाला बैल है। इसके अलावा भैंस, गाय, सुअर, बकरी, कुत्ता, खरगोश इत्यादि भी पालन करते थे। पक्षियों में मोर, मुर्गी, हंस, तोता ये सभी पालते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, व्यापार और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हड़प्पा एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, जहां आंतरिक देश के भीतर और बाह्य विदेशों के साथ दोनों प्रकार का व्यापार सुचारू रूप से चलता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से इसके स्पष्ट साक्ष्य जो है
प्राप्त हुए हैं। मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं तो परिवहन के साधन व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। नाव और बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक विनियम, ठीक है, यहाँ पर व्यापार में मुहरों का विशेष महत्व था। ये मुहरें एक प्रकार के विशेष अनुमति पत्र या फिर आज्ञा का काम करती थी, जो माल की सुरक्षा और स्वामित्व को दर्शाती थी। ब्राह्म्य व्यापार मध्य एशिया, ईरान, फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र और बहरीन जैसे देशों या द्वीपों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सशक्त, संगठित और विस्तृत था, जो कि इसकी आर्थिक समृद्धि और शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार था। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है व्यापार के मार्ग, ठीक है। तो व्यापार के मार्ग जैसे नदियाँ, झीलें और समुद्र, ये सभी नाव, माल द्वारा परिवहन, सड़कें और पगडंडियाँ। नेक्स्ट देखिए, आपका प्रमुख आयातित वस्तुएं सोना, चांदी, सीसा, टीन, ये सभी जो है गोमेद पत्थर, इनसे मुख्यतः मोती बनाए जाते थे। और स्थान, सोना जो है ये आपका कोलार की खान कर्नाटक से जाता था। चांदी और टीन अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा राजस्थान से। बहुमूल्य पत्थर लाजवर्द आदि कश्मीर, कठियावाड़ और बलूचिस्तान से। सेल खड़ी राजस्थान, गुजरात और ईरान से। शंख या फिर कौड़िया राजस्थान और सौराष्ट्र से, ठीक है, इसका पता नहीं है। चलिए, ये आपका स्मरण सूत्र याद रखिएगा, सो चासी बहु फिर से सम गो, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, आगे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक एवं अंत्येष्टि प्रथा यानी अंतिम संस्कार। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, इस सभ्यता में किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इनकी धार्मिक मान्यताओं का पता यहाँ से प्राप्त होता है। मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मुहरों और बर्तनों, मृद भांडों पर बनी आकृतियाँ से चलता है। पशु पूजा, मुहरों पर एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाले बैल के चित्र मिले हैं, जो पशु पूजा का प्रमाण है। लोथल एवं कालीबंगा से यज्ञ वेदिकाएं यानी अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिका विद्या, ताबीज के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, जो जादू टोना एवं तांत्रिक विद्या में विश्वास को दर्शाते हैं। अंत्येष्टि प्रथा, हड़प्पावासी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। अंतिम संस्कार की 3 मुख्य विधियां प्रचलित थी। नेक्स्ट है पूर्ण समाधिकरण, शव को पूरी तरह जमीन में दफनाने। दिशा उत्तर पूर्व, अपवाद लोथल में दक्षिण पूर्व में दफनाया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है फिगर। आंशिक समाधिकरण, शव को पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले स्थानों पर छोड़ दिया जाता था और बाद में हड्डियों को दफनाया जाता था, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये हड्डी दफनाया गया है। नेक्स्ट है कलश समाधान, अस्थियों और राख को कलश में रखकर दफनाने। मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए आगे दिया गया है महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मंदिरों के बिना भी समृद्ध और विविध था, जिसमें पशु पूजा, यज्ञ, कर्मकांड, तांत्रिक विद्या में विश्वास तथा मृत्यु के बाद जीवन की धारणा मुख्य विशेषताएं थी। स्मरण यानी याद रखें, मंदिर नहीं मिले, परंतु मूर्तियां, मुहरे, बर्तन, यज्ञ वेदिकाएं, ताबीज, अंत्येष्टि प्रथाएं, धार्मिक जीवन के मजबूत साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, मूर्तिकला, शिल्प और पतन के कारण। मूर्तिकला, यहाँ मिट्टी, पत्थर और धातु तीनों प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति है। बाकी देखिए निर्माण पद्धति, धातु की मूर्तियां बनाने के लिए आपका लॉस्ट वैक्स पद्धति का प्रयोग किया जाता था। लिपि, हड़प्पा लिपि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी। नेक्स्ट देखिए आगे है, इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। लेखन शैली, इसे बाउस्ट्रोफिडन शैली कहते हैं। इसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं
और आगे यही क्रम चलता रहता था। नेक्स्ट है लिपि। हड़प्पा सभ्यता अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकती। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। लेखन शैली, इसे बाउस्ट्रोफिडन शैली भी कहते हैं। इसमें पहली पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। खुदाई में कई परतें प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ है कि यह सभ्यता अचानक नष्ट नहीं हुई, बल्कि इसका पतन कई वर्षों तक क्रमिक रूप से चला। पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण में भूकंप, बाढ़, सूखा पड़ना, नदियों द्वारा अपना मार्ग बदल लेना और रोग और महामारी है। मानव जनित व अन्य कारण, विदेशी व्यापार में भारी कमी, आर्यों का आक्रमण होगा, अत्यधिक नगरीकरण का दबाव, वनों की अत्यधिक कटाई जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ। अब देखिए, पतन अचानक नहीं हुआ, सभ्यता अपने चरम पर ऐसे थी, फिर प्राकृतिक व मानव जनित कारणों का प्रभाव शुरू हुआ, फिर सभ्यता बढ़ती गई, शहरों की समृद्धि कम होती गई, ऐसे हो गए शहर, और कई वर्षों तक क्रमिक पतन रूप से होता हुआ। ठीक है, ये होता रहा, जैसे दब गया था। चलिए अब वैदिक काल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वैदिक काल का परिचय और आर्यों का मूल निवास। तो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया। इतिहास का परिचय और आपका नवपाषाण काल तक हम करवा दिए हैं। उसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता था तो उसको करवा दिए हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हो एक बार कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें हम और सुधार कर लेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी लोग जो है एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है।